हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। बच्चों, आज के इस वीडियो को लेकर आए हैं वर्ग 8वीं का आधुनिक भारत, और इसमें हम लोग देखेंगे अध्याय 4 का उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज भाग 2 लेकर आए हैं। तो जो बच्चे अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं? चलिए फिर सभी बच्चों को मेरे YouTube चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 8वीं का विषय आधुनिक भारत, जो कि इतिहास का विषय है। और आज हम लोग अध्याय 4 उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज भाग 2 लेकर आपके पास आए हैं। लेकिन भाग 2 पढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा सा हम लोग भाग 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आदिवासी समाज उपनिवेशवाद में किस प्रकार से स्ट्रगल किए, यानी जनजाति समूह किस तरह से जीते थे, उसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया कि आदिवासी समाज उस समय झूम की खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, कुछ जानवर पालते थे और कुछ एक जगह रहकर खेती करते थे। आज हम लोग उसके आगे जो है भाग 2 में पढ़ेंगे कि 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने लगा। जैसा कि हम लोग सभी भाग 1 में पढ़े थे कि आदिवासी समाज जो है वो ज्यादातर लोग जंगलों में रहते थे और वह घूम फिर कर अपना जीवन यापन करते थे। कुछ शिकारी थे, कुछ खेती बाड़ी करते थे, कुछ जानवर पालते थे, है ना, और इस तरह से अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन जब भारत में अंग्रेज लोगों का आगमन हुआ और धीरे धीरे यहाँ के सत्ता के वो सर्वोसर्वा बन गए, यहाँ के राजा एक तरह से बन गए, यहाँ के सारे नियम कायदे का वो सर्वोसर्वा बन गए, तब यहाँ पर आदिवासी समाज भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा। जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला और इस परिवर्तन में आदिवासी समाज भी इन्वॉल्व हुआ, ना चाहते हुए भी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों कि आदिवासी समाज में जो है क्या क्या तरह के परिवर्तन हुए हैं। तो उसमें जो है सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आदिवासी समाज में जब उपनिवेशवाद हुआ तो आदिवासी समाज में पहला सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आदिवासी समाज जो है पहले अपना एक अलग समुदाय में वो रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि अलग समुदाय में ना रहकर सामाजिक जीवन धारा के रूप बनने लगी थी। यानी अब जब उपनिवेशवाद अंग्रेज काल में, ब्रिटिश काल में पहले जो आदिवासी समाज अलग अलग समुदायों में रहता था, अब वह सामाजिक जीवन यानी एक समाज के रूप में अपना जीवन के धारा के अंग बनने लगे। अब वो धीरे धीरे सामाजिक जीवन के रूपरेखा, उनके दायरे, उनके अंतर्गत में आने लगे। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि जो ब्रिटिश काल में जो कंपनी थी वह एजेंसी व्यवस्था स्थापित कर संरक्षण प्रणाली का विकास होने लगा। यानी उनके वश में रहकर कंपनी काल में एजेंसी व्यवस्था स्थापित की गई, उनके लिए संरक्षण प्रणाली का विकास किया गया। संरक्षण प्रणाली मतलब उन्हें संरक्षण दिया जाने लगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि पहले जो आदिवासी समाज था वो अपने झगड़ों को अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रूल्स में या उस स्थिति के आधार पर वो अपने झगड़ों का निपटारा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि पारस्परिक झगड़ों को निपटाने एवं जनजातीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ समान नियम बनाए गए। हम लोग ये सभी देखते हैं कि सामाजिक आदिवासी समाज में एक मुखिया होता है और वही मुखिया जो है वो उस समुदाय का जो बुजुर्ग होता था वही सारा निर्णय करता था। लेकिन ब्रिटिश काल में यह थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और आपसी झगड़ों में जो है आपसी झगड़ों को निपटान के लिए
आदिवासियों के लिए कुछ नियम बनाए गए। और ये सारे जो ब्रिटिश काल में जो भी आदिवासियों के लिए नियम बनाए गए, उसका एकमात्र लक्ष्य था कि आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ना ही ब्रिटिश काल में मुख्य लक्ष्य था। क्योंकि आदिवासी लोग घूम घूम कर अपना जीवन बसर करते थे, जिसके वजह से ब्रिटिश लोगों को बहुत असुविधा होती थी। और उनका मानना था कि वो जब अस्थायी हो जाएंगे, कृषि करने लगेंगे, तो आदिवासियों से भी हम लोग को लगान आना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो घूम घूम के बेचते थे, जिसके वजह से ब्रिटिश लोगों को आदिवासियों से किसी प्रकार की कोई लगान नहीं मिल पाता था। इसलिए उनका लक्ष्य था कि उन्हें अस्थायी किया जाए और उनसे लगान वसूल किया जाए। तो इसका मुख्य अगर देखा जाए कि अंतिम जो लक्ष्य था ब्रिटिश काल में क्या था कि आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ना। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जब ब्रिटिश काल में झारखंड के आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन और आदिम स्वरूप में स्पष्ट रूपांतरण हुआ। क्योंकि उस ब्रिटिश काल से पहले जितने भी आदिवासी लोग थे, वो उनका एक अलग संस्कृति था। वो जंगलों में रहते थे, वो एक तरह से भीड़ भाड़ इलाकों से वो दूर रहते थे। उसे किसी प्रकार का कोई राजा महाराजाओं का कृपा पात्र का आवश्यकता नहीं होती थी। वह प्राय जंगल से मिले हुए पेड़ पौधों या उसे जड़ी बूटियों या जंगलों से मिले हुए उत्पाद पर ही वो निर्भर रहते थे। कभी कभार वो बाजारों में जाकर जंगली उत्पाद को बेचते थे, है ना। उसके बाद है उसका पिछड़ापन, चूंकि उनको अपने पास जो है ज्यादा संपत्ति का कोई लालच नहीं था। वे प्राय जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, और इसलिए वो क्या करते थे, एक दूसरे से परस्पर कनेक्ट रहते थे। तथा आदिम मतलब हो गया पुरानी जो संस्कृति है, वो जिस तरह से गुफाओं में रहते थे या जंगल में किसी तरह से कुंबा बनाकर रहते थे, जो कि हम लोग वीडियो 1 में चर्चा किए हैं। तो इन सारे चीजों में बहुत सारा परिवर्तन आदिवासी समाज में होने लगा। और जब आदिवासी समाज में यह परिवर्तन होने लगा तो एक तरह से नगरीकरण का व्यवस्था शुरुआत हो गई। लेकिन एक्चुअली में चूंकि आदिवासी समाज अभी भी आप देखेंगे कि जो आदिवासी लोग होते हैं थोड़ा सा गांव से हटके अपना जीवन बसर करते हैं, क्योंकि उन्हें उतना इस दुनिया के तड़क भड़क से, चमकीली से या उनको इतना आधुनिकता से कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे बहुत सारा सुधार हो रहा है। बहुत सारे आदिवासी लोग अब मुख्य धारा से जुड़कर वो नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को सुधार रहे हैं। लेकिन आप से सोचिए कि आजादी से पहले उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वह प्राय अपना जीवन का गुजर बसर करने के लिए वो किन्हीं के यहाँ मजदूरी कर लेते थे, है ना। और मालिक के द्वारा जो भी उनको मिल जाता था उतने में वो खुश रहते थे। उनको ये नहीं रहता था कि हमें इतना चाहिए, है ना। उनको जो मिल गया मालिक के द्वारा वो उतना में ही खुश रहते थे। तो जब नगरीकरण हुआ तो नगरीकरण जब हुआ तो इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन क्या था कि नगरीकरण होने पर गैर आदिवासियों ने, यानी आदिवासी से जो अन्य जातियां होती हैं उसे गैर आदिवासी बोला जाता है। तो गैर आदिवासियों ने आदिवासियों को उनके निवास स्थान से अपदस्थ किया। यानी जब नगरीकरण होने लगा तो जो गैर आदिवासी थे वो आदिवासियों को उस स्थान से हटाने लगे और उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया गया। ठीक है, वो अल्पसंख्यक हो गया। मतलब जब उनका स्थान कहाँ था, जंगल वगैरह इस सब में था। तो जब नगरीकरण हुआ तो जंगल भी उसके अंतर्गत में आने लगा और जंगल में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे उन्हें वहां से हटा दिया गया। और धीरे धीरे वो अपनी जीवन गुजर बसर करने के लिए वो धीरे धीरे आपस में बढ़ते चले गए, जिसके वजह से वो अल्पसंख्यक के रूप में आ गए। जब अल्पसंख्यक के रूप में आए तो एक तरह से क्या हो गया कि वो एक तरह से प्रवासी हो गए। यानी वो अपनी जगह जमीन को छोड़कर वह दूसरे जगह जाने लगे। अब यहाँ पर देखिए, आदिवासी अपने जमीन से वंचित होकर, अब वहां से तो उनको हटा दिया गया, है ना।
तो वंचित होकर औद्योगिक एवं कृषि मजदूर के रूप में वह मतलब अपने जगह से जो पहले वो रहते थे वहां से उनको हटा दिया गया। तो चूंकि जीवन तो जीना है, अपना जीवन को गुजर बसर करना है, तो वह क्या किए, औद्योगिक एवं कृषि मजदूर के रूप में वह जाने लगे। और वह असम के चाय बागान, दक्षिण बिहार एवं पश्चिम बंगाल के जहां कृषि प्रधान देश था, जहां कृषि अत्यधिक होती थी, वहां पर वो शरण लेने लगे। अब वहां पर शरण लेने लगे तो इसका मतलब ये हो गया कि वो यहाँ धीरे धीरे जो है वह जो कृषि जमींदार थे उसके नीचे वो काम करने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब ये चाय बागान में काम होने लगी तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र घटने लगा और अल्प आदिवासी क्षेत्रों में उनकी पहचान मिटने लगी। तो चूंकि वो मजदूर हो गए, कोई देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया कि कोई असम चला गया, कोई दक्षिण बिहार मतलब हो गया आपका झारखंड, कुछ झारखंड आ गए, कुछ पश्चिम बंगाल चले गए। तो इस तरह से आदिवासी समाज जो है बढ़ते गया, घटते गया और यह अल्प आदिवासी के रूप में पहचान आने लगी। जब ये अब क्या हुआ कि इस युग में आदिवासी समाज 3 भागों में बट गया था। तो पहला क्या था, सबसे ऊपर था राजा और जमींदार। सबसे ऊपर क्या था, राजा और जमींदार था। यानी आदिवासी समाज देखो 3 भागों में बट गया। पहला सबसे ऊपर था राजा और जमींदार, मध्य में था खुशहाल आदिवासी और सबसे नीचे था सामान्य आदिवासी। इस तरह से आदिवासी समाज जो है वह 3 भागों में बट गया। अब बच्चों इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जब ब्रिटिश काल में एक मिशनरीज भी चली थी, ठीक है, एजेंसियां भी चली थी जो यहाँ के आदिवासियों के आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। और उसमें आप देखेंगे कि ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों के कारण पारस्परिक जनजातीय लक्षणों का भी तीव्र विकास हुआ। अंग्रेजों के द्वारा जो यहाँ पर चलाया गया ईसाई धर्म के प्रचारकों के द्वारा जो है इसमें जनजातीय जो लक्षण थे उसमें बहुत तरह का परिवर्तन होने लगा। यानी जो जनजातियां यहाँ पर जंगलों में रहती थी उन्हें मिशनरियों के द्वारा, ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा जो है अच्छी विकास यहाँ पर किया गया। अब यहाँ देखिए मिशनरियों के शैक्षणिक क्रियाकलापों से भी आदिवासियों के सामाजिक रूपांतर में सहायता मिली। यानी मिशनरियों के शैक्षणिक क्रियाकलाप, चूंकि वो मिशनरीज का जो है यहाँ के आदिवासी समाजों को वो शैक्षणिक मतलब पढ़ाने लिखाने लगे और जिसके वजह से आदिवासियों के सामाजिक जीवन में भी बहुत तरह का परिवर्तन होने में सहायता प्रदान की। यह सत्य है कि ईसाई मत के स्वीकार किए जाने का प्रभाव आदिवासियों के खान पान में, वेशभूषा में, प्रसाधनों में एवं आभूषणों पर भी पड़ा। वो जिस तरह से अपना खान पान पहले जंगलों पर निर्भर थे, तो यहाँ पर ईसाई मत स्वीकार कर लेने, ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लेने के बाद उनके खान पान पर भी, वेशभूषा पर भी, उनके पहनने ओढ़ने का या शरीर में जैसे हम लोग अभी क्रीम वगैरह लगाते हैं या कुंडल लगाते हैं, तो ये इन सारी चीजों में भी यहाँ के आदिवासियों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि 19वीं सदी में आदिवासी समाज का हम लोग सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि जब अब हम लोग देखेंगे कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। बच्चों हम लोग ये सभी जानते हैं कि अंग्रेजी काल के, ब्रिटिश काल से पहले हर मुखियाओं का एक अलग रुतबा था, उनकी एक अलग ताकत थी, उनकी एक अलग शक्ति थी। उनके पास किसी भी निर्णय को करने के लिए वो स्वतंत्र थे। उनके पास अपनी पुलिस व्यवस्था होती थी। यानी यूं कहे तो वह पूर्ण रूपेण से स्वतंत्र थे। वो सभी कार्य अपने
समाज के, अपने समुदाय के अंतर्गत में उनके विकास, उनके बढ़ोतरी में वो करते थे। लेकिन जब उपनिवेश काल आया, अंग्रेज लोग आए, तो उनके तहत बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो हम लोग देखते हैं कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए। यानी पहले जो कामकाज वो अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर करते थे, ठीक है, लेकिन अब उनका काफी अधिकार और कामकाज करने का तरीका में बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ? आदिवासियों के जो मुखिया थे, उन्हें तो जमीन पर मालिकाना हक मिल गया कि भाई ठीक है, आपका ये मालिकाना हक आपकी जमीन पर बना रहेगा, मिल तो गया, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गई। शासन करने की शक्तियां जो थी वो छीन गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो पहले आदिवासी जो मुखिया थे वो क्या करते थे? अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करते थे, लेकिन अब वो क्या करेंगे कि अब वो ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उन्हीं को वो बाध्य कर दिया गया कि भाई आपको इसी नियम से चलना है ना। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो आदिवासी समाज जो पहले स्वतंत्र थे किसी भी कार्य करने में, ब्रिटिश काल में वो क्या हो गए? अंग्रेजों के अधीन आ गए। अब क्या हो गया कि पहले जो भी कर होता था वह आदिवासी मुखिया रखते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि अब उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ा। कौन? आदिवासी मुखिया, ठीक है। अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। जो पहले मुखिया स्वतंत्र थे, है ना, लेकिन अब क्या हो गया कि अब उन्हें अंग्रेजों का प्रतिनिधि बना दिया गया कि भाई आप प्रतिनिधि यहाँ रहिए और उनको अपना जो समुदाय है, जो और आदिवासी लोग हैं, उसको अपने अनुशासन में रखना है, ठीक है, यह उनको आदेश दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहले उनके पास ताकत थी, मुखियाओं के पास ताकत थी, अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। अब उनके पास जो शक्तियां थी वो शक्तियां रही नहीं, जिसके वजह से जो उनका पारंपरिक जो कार्य था उसी को करने में वह अपने आप को लाचार और मजबूर हो गए। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप उतारते जाएंगे अपने कॉपी में। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ है। यानी वे वैसे काश्तकार जो घुमंतु थे, जो एक जगह पर अस्थायी नहीं रहते थे, तो उनका क्या हुआ। तो हम लोग ये सभी जानते हैं कि घुमंतु लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे और वो ठहर के नहीं रहते थे, ठीक है। वे चाहते थे कि आदिवासियों समूह को एक अस्थायी रूप, अब अंग्रेज यहाँ पर चाहते थे कि वह एक अंग्रेज चाहते थे कि वे घुमंतु ना होकर अस्थायी रूप से निवास करें। कौन चाहते थे? अंग्रेज। और घुमंतु लोग क्या चाहते थे कि हम घूम फिर के अपना जीवन गुजर बसर करें। लेकिन अंग्रेजों की यह मंशा साफ नहीं थी। क्या मंशा थी? यहाँ पर था कि ताकि उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, उन पर नियंत्रण रखा जाए कि वो क्या कर रहे हैं, है ना, एवं नियमित आमदनी के स्रोत भी चाहते थे। देखिए अंग्रेज लोग कितना दम जो है बदमाश थे कि घुमंतु लोगों को अस्थायी करना चाहते थे ताकि उन पर नियंत्रण स्थापित करे और उनसे कुछ आमदनी भी कमाया जा सके, ठीक है। तो आमदनी भी जो है वो कमाया जा सके, ऐसा वो जो है करना चाहते थे। और इसीलिए अंग्रेज अधिकारियों ने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू किए और कुछ जो नियम बनाए गए उसमें क्या था कि जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का एक हिस्सा तय कर दिया जाता था कि भाई आप इधर उधर घूमिए नहीं, आपको हम जमीन माप के दे दे रहे हैं, है ना, आप उसमें खेती बाड़ी कीजिए और जो इनकम होगा उसमें हमको लगान भी दीजिए। यानी भूमि माप कर व्यक्ति को दे दिया गया और उस पर कितना लगान होगा वह भी जो है निर्धारित कर दिया गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये तो लागू हो गया, कुछ किसान करने भी लगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो पूर्वोत्तर राज्य थे, है ना, जो काश्तकारों का स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की जो कोशिश थी वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई।
जमीन दे दिया गया, लगान भी मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन काश्तकारों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें जो परंपरागत ढंग से जीने का जो अधिकार है वह उन्हें दे दिया जाए। क्योंकि घुमंतु लोग तो एक जगह पर अस्थायी रह नहीं सकते थे, वह इधर उधर घूम के ही अपने जीवन व्यतीत करते थे। तो वह झूम, जो हम लोग आगे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, झूम खेती करते थे। तो उसी के तहत उन्हें अपने परंपरागत ढंग से जो वो खेती करते थे, जानवरों को पालते थे, तो वो अधिकार उन्हें दे दिया जाए। और अंततः क्या हुआ कि व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा और ऐसे कबीलों को बंगाल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती करने की छूट दे दी गई। यानी यहाँ पर अंग्रेजों को भी मुंह की खानी पड़ी और घुमंतु काश्तकारों को बंगाल में कुछ जगहों पर घूमकर अपना जो परंपरागत जो खेती थी वह करने की छूट दे दिया गया।